अध्याय 931 फीनिक्स राजा की हत्या। बादलों ने आग की दीवार को भेद दिया। ठंडी हवा दूसरों की कोशिकाओं को जमा सकती थी और लगभग तुरंत ही जलता हुआ फीनिक्स अपने ही विपरीत में रूपांतरित हो गया। वह बर्फ की एक मूर्ति में बदल गया। धमाका! फीनिक्स किंग बर्फ बन गया था और उसकी सारी कोशिकाएं जम गई थीं। फिर बिना किसी पूर्व सूचना के उसके अस्तित्व का संगठन बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया, जो या तो मैदान पर गिरे या हवा के आगे झुककर उड़ गए। सुनहरी लपटें बुझ चुकी थीं और फीनिक्स राजा ठंडी नीली धूल के धुंध में गायब हो गया था। वह अपनी आत्मा की मूर्ति के पास फिर से प्रकट हुआ। आत्मा का आधार इतना शांत हो गया कि पिंग गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। फीनिक्स राजा पलक झपकते ही पूरी तरह से नष्ट हो गया था और एक पल के लिए हर आत्मा को लगा कि वे किसी विचित्र और अवास्तविक स्वप्न में खो गए हैं। दिन का राजा स्तब्ध रह गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुष्प महारानी का मुंह खुला का खुला रह गया, मानो वह विस्मय से निराश होकर सदमे का रूप धारण करने की कोशिश कर रही हो। स्वर्गीय महारानी ने स्वयं यह उम्मीद नहीं की थी कि राजा फीनिक्स राजा को इतनी आसानी से हरा देगा, जिसका अर्थ है कि अब सभी फीनिक्स जीन राजा को सौंपे जाने होंगे। ये देखते हुए कि वह वही थी जिसने फीनिक्स राजा को राजा से लड़ने के लिए राजी किया था, वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी। किंगफायर जीन जोड़ 1 प्रथम रैंक प्राप्त। प्रथम रैंक पुरस्कार सेल्फ स्पिरिट जीन जोड़ 10। हानसेन बस थोड़ा सा खुश था। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 10 आत्मा जीन मिलना इस उपलब्धि के लिए एक तुच्छ इनाम जैसा लग रहा था। अब हानसेन को लगने लगा था कि आत्मा आधारों में आत्मा जीन प्राप्त करना आसान नहीं होगा, और इससे उसे ये भी पता चला कि उन्हें प्राप्त करने के अन्य तरीके भी होने चाहिए। फीनिक्स राजा क्रोध से भरकर आत्मा पत्थर से बाहर आ गया और अपने गुस्से की आग और रोष के बीच उसने फीनिक्स के आकार में हानसेन की ओर बढ़ने में कोई समय नहीं गंवाया। धमाका! हानसेन ने जल थंडर कौशल का प्रयोग किया, जिसने उड़ते हुए फीनिक्स को गिब्लेट्स के एक और झरने में नष्ट कर दिया। अगर तुम में आत्महत्या करने का साहस नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हानसेन का शरीर बिजली के एक तेज झोंके से कड़क उठा। फीनिक्स राजा की मूर्ति के पास पहुंचते ही वह भयानक बिजली का एक भौतिक रूप बन गया। जब पागल फीनिक्स फिर से जीवित हुआ तो हानसेन ने उसे फिर से मुक्का मारकर मार डाला। जैसे ही वह फिर से जीवित हुआ, हानसेन ने उसे मार डाला। ये बार बार दोहराया गया और लोग इतने सदमे और विस्मय में थे कि वे ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनकी आंखें क्या कह रही थीं। बर्फ और गड़गड़ाहट के बीच बारी बारी से फीनिक्स किंग सांस लेने का मौका दिए बिना ही मरता रहा। सभी आत्माओं ने फीनिक्स राजा को बेरहमी से कत्ल होते देखा, जैसे पशुओं को चक्की में ले जाया जा रहा हो। 10,000 आत्माएं युद्ध देखने आई थीं और उनमें से किसी ने भी आवाज नहीं की। वे सब चुपचाप डरे हुए थे, क्योंकि धमाकों की आवाज बार बार आ रही थी, मानो किसी टाइमर पर हो। वह इस आत्मा आधार का प्रथम श्रेणी का राजा आत्मा है। राजा बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह विचार वहां मौजूद प्रत्येक आत्मा के मन में दौड़ गया। जिन आत्माओं ने पहले हानसेन के प्रति तिरस्कार दिखाया था, वे अब जम चुकी थीं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह उस लड़ाई का नतीजा है जिसे देखने के लिए वे आए थे। क्या इसका मतलब यह है कि राजा फीनिक्स राजा से बिल्कुल नहीं डरता था? क्या वह सिर्फ पहला स्थान हासिल करने से पहले और ज्यादा राजा आत्मा जीन इकट्ठा करना चाहता था? कुछ आत्माओं को आखिरकार फीनिक्स राजा से लड़ने के प्रस्ताव पर हानसेन की शुरुआती प्रतिक्रिया समझ आ गई, और यह एहसास होने पर वे आसमान की ओर चिल्लाने लगीं। तो राजा ने क्रमिक रूप से एक एक करके राजा आत्माओं से लड़ने का फैसला किया, और जो लोग उसे धमकाना चाहते थे वे राजा आत्माएं थीं। राजा बहुत शक्तिशाली है यार। वह कभी किसी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरेगा या युद्ध से भागने के बारे में भी नहीं सोचेगा। राजा अजेय है। कौन इतना मूर्ख था कि यह मान ले कि वह फीनिक्स राजा से डरेगा? ... अचानक राय बदलने से पता चलता है कि आत्माएं उन लोगों को कितना पसंद करती थीं जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। पहले से कहीं ज्यादा आत्माएं फिर से हानसेन की प्रशंसा करने लगीं और उनके प्रति अपना स्नेह दिखाने लगीं। अग्नि जीन की तलाश में हानसेन ने फीनिक्स राजा को बार बार मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी संख्या 100 तक नहीं पहुंच गई। दुर्भाग्य से वह अधिकतम 100 अंक ही हासिल कर पाया। अगर उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो उसे अनंत राशि मिल सकती थी। फिर भी हानसेन इन नतीजों से बहुत संतुष्ट था। वह अपने अग्नि जीन्स की बहुत सराहना करता था जो उसे मिल पाए थे। अब उसे बस अपने अग्निशाही जीन्स को अधिकतम करना था। एक बार ऐसा करने के बाद उसकी अग्नि तत्व शक्तियां और प्रतिरोध एकदम सही हो जाएंगे। एक बार यह हासिल हो जाने पर वह काफी तेज गति से अग्नि हाइपर जीनो कला का अभ्यास कर सकता था। लड़ाई खत्म होने के बाद राजा का नाम अजेय शब्द का पर्याय बन गया। कई राज आत्माएं उससे घृणा करती रहीं, लेकिन निचले स्तर की आत्माओं का हानसेन को दिया गया प्यार अनंत था। कई राज आत्माएं उसे आत्मा जीन प्रदान करने में बहुत खुश थीं। इतने सारे स्पिरिट जीन्स मिलने के बावजूद हानसेन के मन में एक भावना घर कर गई। वह वास्तव में बहुत दुखी था।
आत्मा के जीन केवल व्यक्ति की प्रतिभा और तत्वों में दक्षता को बढ़ाते थे, वे व्यक्ति के फिटनेस स्तर को नहीं बढ़ाते थे। उनका सबसे बड़ा प्रभाव जीन लॉक को खोलने में होता था। हान सेन के अग्नि जीनो पॉइंट लगभग पूरे हो चुके थे। अगर वह अग्नि तत्व कौशल का अभ्यास करता तो जीन लॉक खोलने की उसकी गति अन्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेज होती। सामान्य मनुष्यों को अपना तीसरा जीन लॉक खोलने के लिए 900 के फिटनेस स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हान सेन अग्नि तत्व कौशल का अभ्यास करता है तो वह 600 से भी कम स्तर से तीसरा जीन लॉक खोल सकता है। वह जो भी अग्नि तत्व कौशल का उपयोग करता था उसे अधिक तेजी से और अधिक शक्ति के साथ डाला जा सकता था, लेकिन हान सेन के लिए ऐसा विशेषाधिकार बेकार था। उसके इतने शक्तिशाली होने का कारण उसका सुपर किंग स्पिरिट बॉडी था। यह उसे अन्य राजा आत्माओं से बिल्कुल अलग श्रेणी में रखता था। बेशक सुपर राजा आत्मा होने का मतलब यह नहीं था कि यह हर अन्य राजा आत्मा से अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी जिन राजा आत्माओं ने केवल अपना पहला या दूसरा जीन लॉक खोला है वे अभी भी आधार सुपर किंग आत्मा से कमजोर होंगी। एक राजा आत्मा जिसने अपना पहला जीन लॉक खोला था उसका फिटनेस स्तर आयरन बग किंग के बराबर था। राजा की आत्मा को विकसित होने की आवश्यकता थी और जैसे जैसे वे मजबूत होते गए उनकी फिटनेस भी बढ़ती गई। हान सेन ने देखा कि अधिक आत्मा अंक प्राप्त करने से उसके सुपर किंग स्पिरिट मोड की शक्ति बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। चूंकि सुपर किंग स्पिरिट ज्यादा शक्तिशाली थी इसलिए वह आसानी से किंग स्पिरिट्स को हरा सकता था, लेकिन इस तरह आगे बढ़ते रहने पर अपने सेल्फ जीन्स का योग बढ़ाए बिना उसके सभी फायदे जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। उसे और ज्यादा की जरूरत थी और उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना कितना मुश्किल होगा। और उसके लिए और भी बुरी बात यह थी कि हान सेन अभी भी अभयारण्य में फंसा हुआ था, वहां जीवों का शिकार करने में असमर्थ था। अपनी फिटनेस बढ़ाए बिना इस रास्ते पर चलते रहना एक दिन जानलेवा साबित हो सकता था। वह अभयारण्य में सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल सिर्फ तुरुप के पत्ते के तौर पर कर सकता था, इसे आखिरी विकल्प माना जाता था। वह अब इसे बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वह अपने शरीर की ताकत बढ़ा ले। सान म्यू, हम आखिरकार कांटेदार जंगल के किनारे पर आ गए हैं। चू मिंग ने खुशी से हान सेन को पुकारा। हान सेन इस खबर से बेहद खुश हुआ। उनके पास बहुत समय पहले ही खाना खत्म हो गया था और अब उनके पास फिर से सामान इकट्ठा करने का मौका था। हान सेन ने क्वोलांगसी और लिटिल विंड को अपने और चू मिंग के साथ जीवों के शिकार में शामिल होने के लिए बुलाया। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि आश्रय स्थल फिर से जंगल के बाहरी इलाके में कब स्थानांतरित होगा। वे नहीं जानते थे कि उन्हें किस ओर जाना है, लेकिन जहां वे जा रहे थे वहां कांटेदार झाड़ियां नहीं थीं और आगे दूर तक उन्हें कई खुले मैदान दिखाई दे रहे थे। लौहकीटों के एक समूह को मारने के बाद वे मनुष्यों के एक शिकारी दल से टकरा गए। इंसान है। चू मिंग की नज़र जब उन पर पड़ी तो वह उत्साहित हो गया। उनमें से हर कोई हैरान था और यह एक ऐसा नज़ारा था जिसने उनके दिलों को खुश कर दिया। दूसरे इंसानों से मिलना आमतौर पर बहुत खुशी की बात होती थी, क्योंकि तीसरे भगवान के अभयारण्य के क्रूर विस्तार में ऐसा अवसर दुर्लभ था। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में एक मानवशाही आश्रय के बारे में सुना था और 30 मील अतिरिक्त चलने के बाद वे एक आश्रय स्थल पर पहुंचे जहां बहुत से मनुष्य आते जाते रहते थे। आखिरकार मैं सभ्यता में वापस आ गया हूं। चू मिंग ये दृश्य देखकर लगभग रो पड़ा। हान सेन और क्यूलांशी को ऐसा आश्रय पाकर खुशी हुई, लेकिन वे चू मिंग जितने उत्साहित नहीं थे। आश्रय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने खुद को बताया कि यह कैसी जगह है। ये सुनकर राहत मिली कि यह इंसानों के लिए अच्छी थी, हालांकि आत्माओं के आश्रय ज्यादा दूर नहीं थे। इस जगह के लोग मजबूत थे और वे प्रतिरोध कर सकते थे और अपनी आज़ादी बनाए रख सकते थे। जो भी अपनी रक्षा करने में सक्षम था उसे वहां रहने की अनुमति थी। चू मिंग ने कहा, हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जहां हम रह सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उस डर से मुक्त जो हमें हाल के दिनों में लगातार झेलना पड़ा है। हान सेन ने कहा, अगर तुम दोनों को ये पसंद है तो रुको, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या तुम उस कूड़ेदान में क्यों लौट रहे हो? तुम वहाँ अकेले मर सकते हो। चू मिंग ने हान सेन को असमंजस से देखा। मैं निरंतर रोमांच में रहना पसंद करता हूँ। हान सेन यह नहीं बता सका कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये सबसे करीबी और संक्षिप्त तरीका था जिससे वह खुद को व्यक्त कर सकता था। बेशक कुछ और भी वजहें थीं जो वह उन्हें बताना नहीं चाहता था। हान सेन को पौधे उगाने और आत्मा के अड्डे में प्रवेश करने के लिए उस आश्रय की जरूरत थी जो उसके लिए सिर रखने की सुरक्षित जगह से कहीं ज्यादा कीमती था। कांटों वाले जंगल में उसे ज्यादा आदिम जीव तो नहीं मिले, लेकिन वह आसानी से उच्च स्तर के जीवों से मिल सकता था। अपने चलते फिरते आश्रय के जरिए उसे वहां जो संसाधन मिल सकते थे वे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और भूमिगत आश्रय का होना, किसी भी संभावित हमले से मुक्त होना, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ चीज थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे हान सेन छोड़ने को तैयार थे। क्या हम इस सुरक्षित स्थान से साहसिक कार्य नहीं कर सकते? चू मिंग ने पूछा।
हान सेन आगे और अधिक स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन छिपे हुए आश्रय में रहने की उसकी इच्छा के पीछे जो कुछ था उसे गुप्त रखना था। चू मिंग, सैन म्यू जानता है कि वह क्या कर रहा है। उसका मन बदलने की कोशिश मत करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे और दूरी उस बंधन को कम नहीं करेगी जो हमने साथ बिताए समय में बनाया है, क्यू लांगसी ने विनम्रता से कहा, चू मिंग की हान सेन को उनके साथ रहने की विनती करने की इच्छा को रोकते हुए। हान सेन ने क्यू लांगसी की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ सहा है। हमने अच्छे बुरे, बुरे बुरे और जीवन मरण की अनिश्चित रेखाओं से गुजरे हैं। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आसानी से भुलाया जा सके। चू मिंग समझ नहीं पा रहा था कि हान सेन वापस क्यों जाना चाहता है, और कुछ शिकायतों के बाद वह अपने रिश्ते में तनाव नहीं चाहता था या साथ बिताए अपने समय को एक दुखद मोड़ पर खत्म नहीं करना चाहता था। उसने अपना मन बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया। जब हान सेन और क्यू लांगसी को अकेले रहने का कुछ समय मिला तो उसने कहा, आप जी यानरान के मंगेतर हैं, है ना? आपका नाम हान सेन है। तुम्हें पता था? हान सेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। को लांगसी मुस्कुराए और उससे कहा, हान नाम से ज्यादा मशहूर खिलाड़ी नहीं होते। मुझे लगा कि यह नाम तुम ही होगे, खासकर क्योंकि तुम काफी जवान हो। इसके अलावा अगर तुम कोई नकली नाम चुनने वाले थे तो सान म्यू एक गलत विकल्प था। हान सेन ने कहा, मेरा झूठ बोलने या छिपाने का कोई इरादा नहीं था, ये किसी के कहने पर नहीं किया गया था। मेरे कई दुश्मन हैं और मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था जितना मैंने पहली मुलाकात में किया था। जब मुझे हमारी स्थिति का बेहतर अंदाजा हो गया और मैं ये समझ पाया कि मैं जहाँ हूँ वहाँ दूसरे इंसान नहीं हैं, तो मुझे अपना उपनाम बदलने और तुम्हें अपने दिल की बात बताने में कोई आपत्ति नहीं हुई। को लांगसी ने हान सेन के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपके लिए एक ड्रिंक लाऊंगी। मुझे लगा था कि तुम शराब नहीं पीती। हान सेन ने उसका हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुमसे दोबारा मिलना वाकई एक यादगार पल होगा। और खास मौक़ों पर शराब पीना तो मानो परंपरा सी बन गई है, हा हा। को लांगसी ने थोड़ा रुक कर कहा, वहाँ मत मर जाना हान सेन। मैं रुकूंगा और उस ड्रिंक का इंतज़ार करूंगा जो हम एक दिन साथ साथ पेंगे। मैं तो लगभग प्यासा हो गया हूँ। हान सेन मुस्कुराया। जाने से पहले हान सेन ने चू मिंग को एक पेड़ के कड़ा, एक लोहे की बग जानवर आत्मा और एक तांबे का फल दिया। हान सेन ने ये चीज़ें क्यू लांगसी को नहीं दी क्योंकि वह जानता था कि वह इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। हान सेन को उनके बिना आश्रय छोड़ने का पछतावा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और वह स्वयं से अधिक निराश था कि वह उन्हें छोड़ने के बारे में दुखी नहीं था, बल्कि आने वाले रोमांचों के लिए उत्साहित था। वापस लौटते समय उसने कुछ लोहे के कीड़ों को मार डाला और जब तक वह भूमिगत आश्रय में वापस पहुंचा तब तक रात आसमान में छा चुकी थी। अकेला होना और अकेले रहना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस रात मुझे पहला वाला लग रहा है। हान सेन ने खाना बनाते हुए बात करने के लिए म्याउंथ और गोल्डन ग्रोलर को बुलाया था। म्याउंथ और गोल्डन ग्रोलर कभी कभी जवाब देते थे और हान सेन को यह एहसास होता था कि पानी की बूंदें पीने के बाद वे कितने अधिक बुद्धिमान और मानवीय हो गए थे। जब आसपास कोई न हो तो बहुत बोरियत होती है। मुझे लगता है अब जीरो को यहाँ लाने का समय आ गया है, हान सेन ने जोर से कहा। ये बात मन में आनी चाहिए थी, लेकिन खुद से यह बात सुनकर वह हैरान रह गया। वह जीरो को अभी तक अपने साथ नहीं लाया था, इसकी वजह थी चू मिंग और को लांगसी का साथ। उसके साथ हमेशा एक अनजान छोटी बच्ची को देखना संदिग्ध लगता। अब जब वह अकेला था उसने उसे वहां लाने का फैसला किया। फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह उसे यूं ही वहां टेलीपोर्ट कर पाएगा या नहीं। मैं इसे कल आजमाऊंगा। हान सेन ने घड़ी और उसमें लगी तस्वीर को देखा। एलायंस में लौटने पर उसने एक बार अपनी माँ से इस बारे में पूछा था, लेकिन माँ ने उसे बताया था कि वह उस आदमी को नहीं जानती। वह उसे हान परिवार का सदस्य नहीं मानती थी। यह आदमी कौन है और क्या इसने इन सभी जीवों को मार डाला? अगर मारा है तो इसका हमारे परिवार से क्या संबंध है? ये सोचकर हान सेन का सिर दर्द करने लगा था। खैर, उसे सचमुच यकीन होने लगा था कि उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। अगले दिन हान सेन ने अपनी माँ से कहा कि वह जीरो को मोमेंट शेल्टर में टेलीपोर्टर के पास ले आए ताकि ये देखा जा सके कि वह टेलीपोर्ट कर सकती है या नहीं। पहले की तरह वह टेलीपोर्टर के जरिए उसके आश्रय में आ गई। हान सेन तुरंत खुश हो गया। जीरो के साथ हान सेन को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। रातों रात आश्रय फिर से कांटों वाले जंगल की गहराई में चला गया था। बाहर थोड़ा सा चक्कर लगाने पर हान सेन को कुछ पंख वाले सांप दिखाई दिए। उसने उनसे लड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने राजा को उनके बीच देखा तो वह तुरंत पलटा और वापस अंदर चला गया। हान सेन जानता था कि वह ऐसे जानवर को नहीं मार सकता, लेकिन दूसरों की दखलंदाजी के बिना वह जो चाहे उगा सकता था। फिलहाल उसने ड्रैगन ब्लड ट्री उगाने की योजना बनाई थी। हर दिन वह पेड़ को एक बूंद पानी देता था।
पेड़ को फलने फूलने में ज्यादा समय नहीं लगा और कुछ ही दिनों में पेड़ की सुगठित शाखाओं पर फूल खिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हान सेन ने अनुमान लगाया कि इसमें फल लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ड्रैगन ब्लड स्नेक की उत्परिवर्ती श्रेणी की पशु आत्माएं बहुत लाभदायक होंगी। अगर ऐसे बहुत सारे फल उगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हान सेन परिणामों से बहुत खुश था और उसका मन उत्सुकता से उन परिणामों के बारे में सोच रहा था जो उसकी फसल जल्द ही लाएगी। जब भी हान सेन बोर होता तो वह और जीन पाने के लिए स्पिरिट बेस पर जाता। अब तक उसकी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा बन चुकी थी और कई शाही आत्माएं उसे अपने जीन देने के लिए ढूंढती थीं। राजा की आत्माएं अब उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हालांकि उनकी तंग करने की कोशिश राहत की बात थी, लेकिन अंततः निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इससे हान सेन उनके और जीन इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। लगता है मुझे कम ही रहना चाहिए, वरना मेरे पॉइंट्स का बढ़ना धीरे धीरे कम होता जाएगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। वह अब तक कई बार खुद पर रौब जमा चुका था। उसे अपनी तरफ से मिलने वाली तवज्जो का मजा आता था और वह लगातार लड़खड़ाती लड़ाइयों और देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ से हंगामा मचाता रहता था। वह जानता था कि अब उसे ऐसा करने से बचना होगा और अगर यह कारगर नहीं हुआ तो शायद हार भी जाए। हालांकि यह संभावना आशाजनक लग रही थी, लेकिन जिस आत्मा के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी उसे सुपर किंग स्पिरिट जीन दिया जाएगा। तब सच्चाई सामने आएगी। कोई नहीं जानता था कि हान सेन राजा है और वह उसे राजा ही रखना चाहता था। उसकी पहचान का कोई भी पहलू किसी को पता चलना खतरनाक होगा। राजा आत्मा जीन इकट्ठा न कर पाने के कारण हान सेन अब आत्मा अड्डे पर जाने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं था। उस दिन उसने वहां सिर्फ 2 घंटे बिताए, ये देखने के लिए कि उसे क्या क्या चाहिए। शाही और राजा आत्मा जीन के अलावा आत्मा जीन की अन्य श्रेणियां लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं। कुछ भी करने को न होने पर हान सेन ने मोमेंट क्वीन को बुलाने का निर्णय लिया। आखिरी बार जब हान सेन ने उसे देखा था तो वह एक पागल औरत की तरह फूट फूट कर रो रही थी। इस बार उसे बुलाते हुए हान सेन ने यह सोचकर ऐसा किया कि क्या वह आश्रय की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है या नहीं। अगर वह इसे नियंत्रित कर सकती तो उसे हर दिन पासा नहीं फेंकना पड़ता, ये देखने के लिए कि वह कांटेदार जंगल के बाहरी इलाके में गया है या नहीं। जब मोमेंट क्वीन प्रकट हुई तो उसने हान सेन को तुरंत मार डालने की इच्छा से ऐसा किया। हालांकि हान सेन उससे घृणा करता था, लेकिन उसका हमला सिर्फ दुश्मनी की वजह से नहीं था। वह मरना चाहती थी और उसे उम्मीद थी कि हान सेन उसे यह मुक्ति दिलाएगा। लेकिन हमला करने से ठीक पहले वह रुक गई। वह स्थिर खड़ी रही और उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर देखने लगीं। आप किंग क्लास शेल्टर में क्यों हैं? रानी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। मैंने इसे जीत लिया, बुरा नहीं है ना? हान सेन मुस्कुराया। क्षण भर में रानी ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, ये हड्डियां जिन प्राणियों की थीं वे तुम्हें एक धक्का मात्र से कुचल देंगे। तुम्हें बस इतना जानना है कि यह आश्रय अब मेरा है। हान सेन ने मोमेंट क्वीन की आंखों में गहरी नज़र से देखा और फिर कहा, तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रही हो। उस पर रानी आश्रय में उसकी उपस्थिति से घबरा गई। चारों ओर देखते हुए उसने कहा, जब राज आत्माएं आश्रय में प्रवेश करती हैं तो वे और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर मैं सेल्फ जीनो पॉइंट प्राप्त कर सकूं तो मैं तीसरे देवता के अभयारण्य में रहने वाली राज आत्माओं जितनी शक्तिशाली हो सकती हूं। अच्छा लग रहा है। हान सेन ने उसे शक भरी निगाहों से देखा और गौर किया कि वो किसी नवजात राजा जैसी लग रही है। जो भी हो, वो किसी लोहे के कीड़े वाले राजा से कमजोर तो नहीं हो सकती थी। अगर वह कोई गलत व्यवहार करती या कुछ ऐसा करती जिससे उसका गुस्सा भड़क उठता और उसे मारना पड़ता, तो वह अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड से आसानी से ऐसा कर सकता था। हालांकि अपनी साधारण अपरिष्कृत शक्ति के बल पर वह इस काम के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं था। यहाँ आत्माएं कहाँ हैं? क्षण भर में रानी आत्मा हॉल में प्रवेश कर गई। क्या तुम्हें लगता है कि अगर आत्माएं होती तो मैं अभी भी यहाँ होता? हान सेन मोमेंट क्वीन के पीछे गया। क्षण भर में रानी ने उस आदर्श प्रतिमा को देखा और वह अत्यंत प्रसन्न दिखी। लेकिन फिर उसका चेहरा जटिल लगने लगा और वह चुप हो गई। क्या आप अपना आत्मा पत्थर वहां रख सकते हैं? हान सेन ने पूछा। क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे? मोमेंट क्वीन ने पलटकर पूछा। पिछली बार विश्वासघात के बाद हान सेन ने उसे कैद कर लिया था। हाँ, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं, हान सेन ने कहा। क्षण भर में रानी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस आश्रय की गतिविधियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह आश्रय इसी तरह टेलीपोर्ट होता रहेगा और इसका पूर्ण स्वामित्व असंभव हो जाएगा। मुझे इस आश्रय का गतिशील पहलू पसंद है, मुझे कुछ ठंडे कठोर लाभ दीजिए, हान सेन ने कहा। हान सेन वास्तव में चाहता था कि वह आश्रय की स्थिति और स्थान को नियंत्रित करने में सक्षम हो, लेकिन वह उसे अभी यह बताने के लिए तैयार नहीं था। खैर, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बारे में आप जानते हैं, मोमेंट क्वीन ने उदास होकर कहा। मुझे तुम्हारा राजा आत्मा जीन चाहिए, हान सेन ने उससे कहा।
मोमेंट क्वीन का स्पिरिट जीन शायद उस अंतरिक्ष तत्व का रहा होगा जिसकी उसे बहुत चाहत थी, लेकिन चूंकि वह पूरी तरह से मरना चाहती थी इसलिए उसने उसे यह नहीं दिया। यह उसका पहली बार जिक्र था। असंभव, मोमेंट क्वीन ने हान सेन को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम अभी से अनंत काल तक आत्मा के सागर में कैद रहना चाहती हो या तुम आश्रय को नियंत्रित करना चाहोगी? हान सेन ने क्षण रानी की ओर सख्ती से देखते हुए कहा। उस पर रानी के चेहरे पर द्वंद्व था। मानवता ने आत्मिक आधारों के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वे वास्तव में क्या थे। हान सेन ने उसे उसी बात की धमकी दी थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी, आत्मा के सागर में फंसकर लौट जाना। अगर वह आश्रय पर कब्जा कर लेती और आत्मा के अड्डे में घुस जाती तो उसे यकीन था कि वह उससे बच निकल सकती थी। बेशक हान सेन पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा था और उसे लगभग पता था कि वह क्या योजना बना रही है। हालांकि वह चाहता था कि वह निराश महसूस करे ताकि वह अपने जीनो पॉइंट उसे दे दे। उन्होंने सोचा कि मोमेंट क्वीन दुर्लभ अंतरिक्ष तत्व से संबद्ध है तथा वह संभवतः एकमात्र आत्मा थी जिसे वह पा सका जिसके पास अंतरिक्ष जीन थे। यहाँ तक कि अगर वह आत्मा आधार में एक अंतरिक्ष तत्व आत्मा से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो उसे प्राप्त होने वाली राशि बहुत कम होगी, और ये लगभग निश्चित था कि कोई भी अंतरिक्ष तत्व आत्मा फीनिक्स की तरह आत्म लड़ाई में उनमें से बड़ी संख्या में दांव लगाना नहीं चाहेगी। मोमेंट क्वीन ने हान सेन की ओर देखा और कहा, उन्होंने मुझे दूसरे भगवान के अभयारण्य में वापस भेजने से पहले मेरे जीन ले लिए। मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकती, भले ही मैं देना चाहती। आप अधिक सेल्फ जीनो पॉइंट कैसे कमाते हैं? हान सेन अपने अंक बढ़ाना चाहता था। किसी ऐसे सुपर प्राणी के जीवन जीनो सार का उपभोग करो जो तुम्हारे समान तत्व साझा करता हो। या तो वह या उसी तत्व का फल, क्षण रानी ने आश्चर्यजनक रूप से उत्तर दिया। चलो बिजनेस की बात करते हैं। हान सेन कुछ पल रुका, मोमेंट क्वीन की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक जीनो पॉइंट देना होगा। लेकिन मेरे पास तो सचमुच एक ही बचा है, मोमेंट क्वीन ने विनती की। ठीक है, या तो यही होगा या फिर तुम आत्मा के सागर में लौट जाओ। चुनाव तुम्हारा है। हान सेन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही उसके राजा आत्मा के जीन छीन लिए गए हों, वह काफी समय से दूसरे देवता के अभयारण्य में थी और किसी आश्रय पर शासन कर रही थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि उसके पास एक से ज्यादा आश्रय हैं। आखिरकार उसके पास 6 गिया वाला पेड़ उगाने की प्रतिभा थी। झूठ के जवाब में हान सेन ने उसे आत्मा के सागर में वापस भेजने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने झट से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, लेकिन कृपया अपने इच्छित सहयोग की शर्तें समझाओ। पहले मुझे दे दो, हान सेन ने कहा। आत्मा के सागर में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे जितनी जल्दी हो सके दे दिया। हान सेन के शरीर में झटपट एक रोशनी डाल दी गई। राजा आत्मा समय जीन जोड़ 1। सेन का मानना था कि उसके टेलीपोर्टेशन कौशल के लिए अंतरिक्ष तत्व की जरूरत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास समय तत्व होगा। अब तुम क्या चाहते हो? मोमेंट क्वीन ने हान सेन की ओर देखते हुए पूछा। कोई जल्दी नहीं है, चलो इन मामलों पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। हान सेन मुस्कुराया। उसके बाद दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की। उसे आश्रय स्थल की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई, इस शर्त पर कि वह उसकी बात मानेगी। और जब तक हान सेन 100 सेल्फ जीन्स तक नहीं पहुंच जाता, उसे अपना आधा हिस्सा उसके साथ बांटना होगा। मोमेंट क्वीन को स्पिरिट बेस में प्रवेश करने की अनुमति होगी, लेकिन उसे बाहर निकलकर हान सेन को समय समय पर जीवों का शिकार करने में सहायता भी करनी होगी। जब उनका सौदा हो गया तो उसकी मौत की इच्छा कुछ समय के लिए शांत हो गई। उसे उम्मीद थी, क्योंकि अब उसे उम्मीद थी, वह हान सेन के अधिकार को कुछ समय के लिए स्वीकार करने को तैयार थी। वह उसे अभी मारना भी नहीं चाहती थी। किंग क्लास टाइम जीन है ना? वो वाकई बहुत खास है। हान सेन इस खुलासे से बेहद खुश हुआ। तुमने कहा था कि तुमने एक राजा के बेटे को मार डाला है ना? अगर तुम स्पिरिट बेस में घुस गए तो क्या वे तुम्हें ढूंढ लेंगे? हान सेन ने पूछा। मैं अब अलग दिखती हूँ, वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए वापस आई हूँ ताकि मुझे मार दिया जाए? मोमेंट क्वीन ने कहा। नहीं, पर यह अच्छा है। हान सेन ने सिर हिलाया। जैसे ही रानी ने मूर्ति के माथे पर ध्यान दिया, उसके माथे से एक काला छेद निकला और उस खांचे में समा गया। ये धीरे धीरे एक स्पिरिट स्टोन का रूप ले लिया। एक रोशनी मोमेंट क्वीन की ओर चमकी और वह एक चमक में गायब हो गई। वह स्पिरिट बेस में प्रवेश कर चुकी थी। हान सेन ने उसे यह नहीं बताया कि वह एक सुपर राजा आत्मा है, और वह निश्चित रूप से उसे यह नहीं बताना चाहता था कि वह राजा है। आत्मा के आधार पर वह अन्य आत्माओं से खुलकर बात कर सकती थी। उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उसके पास क्या जानकारी है और वह उसे कैसे छोड़ सकती है। यदि वह उसके लिए समस्याएं पैदा करती है तो वह उसे समाप्त करने के लिए हमेशा अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड का उपयोग कर सकता है।
मोमेंट क्वीन अभी अभी तीसरे देवता के अभयारण्य में वापस पहुंची थी, इसलिए संभावना थी कि वह कई जीन इकट्ठा करना चाह रही थी। उसे वापस आने में अभी कुछ समय लगेगा। हान सेन ने उसका इंतजार नहीं किया, बल्कि ड्रैगन ब्लड ट्री को पानी देने चला गया। उसका मानना था कि प्रत्येक फूल उसके लिए एक फल उत्पन्न करेगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह गलत था। जब फूल मुरझा गए तो उनमें फल नहीं लगे, और जो फल उगे वे केवल 4 अंगूर के आकार के ड्रैगन फ्रूट थे। केवल 4 ही क्यों हैं? हान सेन परिणाम देखकर बहुत निराश दिखे। फिर भी 4 उत्परिवर्ती श्रेणी के पशु आत्माएं प्राप्त करना इतना बुरा नहीं था। पौधों से पैदा हुए पालतू पशु आत्माओं का युद्ध मोड पहले से ही सक्रिय होता, इसलिए उन्हें पालने में समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब फल पकने का इंतजार खत्म हो जाता तो उसके पास 4 पालतू लड़ाके होते। हालांकि हान सेन उसके तुरंत बाद शिकार पर नहीं गया। वह मोमेंट क्वीन के लौटने तक इंतजार करना चाहता था। इस बीच इंतजार के दौरान वह ड्रैगन ब्लड ट्री की देखभाल करता रहा और उसे पानी देता रहा। ड्रैगन ब्लड स्नैक के जन्म का बेसब्री से इंतजार करता रहा। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने जीन लॉक खोल सकते हैं। हान सेन को उम्मीद थी कि यह संख्या बहुत ज्यादा होगी। उत्परिवर्ती पालतू जानवर अधिकतम 6 अनलॉक कर सकते थे। अगर वह किसी प्राणी का बच्चा था तो जन्म के समय उसके पास केवल एक ही अनलॉक होता था। लेकिन जीनोप्लांट से पैदा हुए जीव ऐसे नहीं थे। उनमें जितनी ज्यादा प्रतिभाएं होती थीं, जन्म से ही उनके जीन लॉक उतने ही ज्यादा खुले होते थे। इसके अलावा खुले जीन लॉक की संख्याएं निश्चित थीं। वे असली जीवों की तरह नहीं थे, जो समय के साथ और भी जीन लॉक सुधार कर सकते थे और खोल सकते थे। मोमेंट क्वीन बहुत देर तक स्पिरिट बेस में रही और वापस नहीं लौटी। हालांकि हान सेन को कोई डर नहीं था, क्योंकि वह समझ सकता था कि वह क्या करने वाली है। पेड़ को रोजाना एक बूंद पानी देते हुए उसकी शाखाओं से लटके छोटे छोटे फलों को बढ़ने में सिर्फ 4 दिन लगे और वे एक औसत कार के टायर के आकार के हो गए। फलों की बनावट अजीबोगरीब थी, शल्कदार और सरीसृपों जैसी, जैसे कि उन जीवों के बारे में कहा गया था जो उसमें होते थे। वेदना। एक फल पककर पेड़ से गिर गया। हान सेन ने तुरंत और बेहद खुशी से फल को उठाया और उसके छिलकेदार बाहरी आवरण की परतें उतारीं। ऐसा करते ही अंदर से एक लाल रोशनी निकली और उसके आत्मा के सागर में समा गई। उत्परिवर्ती पालतू जानवर आत्मा प्राप्त ड्रैगन रक्त सांप। अपनी आत्मा के सागर में झांकते हुए उसे एक नए जीव की उपस्थिति का एहसास हुआ। ये 4 पैरों वाला एक लाल सांप था। ये सांप से ज्यादा छिपकली जैसा था, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसकी त्वचा छिपकली जैसी, चमड़े जैसी या उभयचरों जैसी चिकनी नहीं थी। यह ज्यादा सरीसृप जैसी थी और सूखी, फटी हुई मिट्टी जैसी शल्कदार थी। उसके मुंह से एक कांटेदार जीभ निकली। वह निश्चित रूप से एक प्रकार का सांप था। बेशक हान सेन जानता था कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए उसने इसके अजीब रूप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसके आंकड़ों में थी और वह अपना ज्यादातर समय इन्हीं चीजों को पढ़ने में बिताता था। म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड स्नैक, दूसरा जीन लॉक खुला। हान सेन इस नतीजे से थोड़ा निराश थे। म्यूटेंट पालतू जानवरों में 6 खुले जीन लॉक होने की क्षमता होती है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर था। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास अपनी किस्मत आजमाने के लिए 3 और हैं। हान सेन ने ठान लिया कि वह तभी आभारी रहेगा जब किसी एक पालतू जानवर के 5 जीन लॉक खुले होंगे। वेदना। पेड़ से एक और ड्रैगन फ्रूट गिरा। हान सेन जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा। जब वह उसके हाथ में आया तो उसने उसकी परतें उतारी और लगातार कहता रहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पालतू जानवर दो जिसके 5 जीन लॉक खुले हों। आमीन। परतें उधेड़ने और हटाने के बाद एक और लाल रोशनी किसी प्रकाश स्तंभ की तरह फूट पड़ी और हान सेन के आत्मा सागर में प्रवेश कर गई। उस छोटे जीव की शक्ल सूरत की परवाह किए बिना वह सीधे आंकड़ों की ओर दौड़ा। म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड स्नैक, पहला जीन लॉक खुला। भाड़ में जाओ। हान सेन सबसे पास की मेज को पलटना चाहता था, क्योंकि यह सबसे बुरा परिणाम था। यद्यपि उत्परिवर्ती प्राणियों का फिटनेस स्तर ऊंचा था, लेकिन जिन प्राणियों ने अभी अपना पहला जीन लॉक खोला था उनके लिए किसी साधारण प्राणी से अधिक बड़े प्राणी को मार गिराने में सक्षम होना असंभव था। चूंकि हान सेन अगली बार अकेले ही उत्परिवर्ती प्राणियों को मारना चाहता था, इसलिए यह पालतू जानवर बेकार था। लगता है मैं गलत भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हान सेन ने मन ही मन सोचा। तीसरा ड्रैगन फ्रूट पेड़ से गिरकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसे उठाने से पहले उसने जीरो से पानी लाने को कहा। जब जीरो बाल्टी लेकर आई तो उसने अपना चेहरा धोया और अपना लोहे का कीट कवच निकाला। हान सेन फल के पास गया और उसे छीलने लगा। ऐसा करते हुए उसने कहा, हे भगवान, मैं फिर से वही हूँ। शायद पिछली बार आपको संदेश समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे वो सौभाग्य प्रदान करें जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा करना जरूरी है तो मैं आपके नाम पर मेमने, बकरे या कुछ भी बलि चढ़ा दूंगा। हे भगवान, कृपा करें। आमीन। जब उसने इसे छीलना समाप्त कर दिया तो एक लाल प्रकाश एक बार फिर हान सेन के आत्मा के सागर में आ गया।
म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड स्नैक पहला जीन लॉक खुला। आवाज़ सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वह चिल्लाया, अरे छोड़ो भी, ये तो मजाक भी नहीं है। 3 सांपों को देखकर हान सेन का मन हुआ कि वह अपना सिर पास की कंक्रीट की सतह पर पटक दे। आखिरी ड्रैगन फ्रूट पेड़ से गिर गया और अपनी वर्तमान बुरी किस्मत को देखते हुए हान सेन उसे स्वयं खोलने में हिचकिचा रहा था। जीरो, इसे छीलने में मेरी मदद करो। उसे उम्मीद थी कि जीरो उससे ज्यादा भाग्यशाली होगा। जीरो उस फल के पास गई और अपने छोटे और नाजुक हाथों से उसे धीरे से छीलने लगी। जब वह छीलने लगी तो उसके माथे पर एक लाल रोशनी चमक उठी। हान सेन ने जीरो की ओर इशारा करते हुए पूछा, अरे मैंने सोचा था कि तुम जानवरों की आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकते। जीरो न तो जीवों का मांस खा सकती थी और न ही जानवरों की आत्माओं का इस्तेमाल कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास आत्मा का सागर नहीं था। इस मामले में उसकी स्थिति शूरा जैसी ही थी। लेकिन आसानी से ड्रैगन ब्लड स्नैक उसके माथे में प्रवेश कर गया, जिसका अर्थ था कि अब उसके पास आत्मा का सागर था। हान सेन ने पहले भी उसे एक जानवर की आत्मा भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। उसे पक्का पता था कि उसके पास आत्मा का सागर नहीं है, लेकिन अब चीजें अलग थीं। जीरो ने हान सेन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, और उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या कहना है। हान सेन ने उसे अपना एक और अब बेकार हो चुका ड्रैगन ब्लड स्नैक भेजने की कोशिश की और इस बार ट्रांसफर वास्तव में काम कर गया। यह क्या है? हान सेन इस रहस्योद्घाटन से हैरान था, लेकिन जीरो की सापेक्ष चुप्पी से ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अनिश्चित थी कि क्या हुआ था या क्या बदल गया था। जीरो वहीं खड़ी रही और हान सेन को घूरती रही। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हान सेन ने जीरो से सांप वापस करने को कहा और देखिए, वे सही सही हान सेन को वापस मिल गए। उसका आत्मा सागर किसी भी अन्य सागर की तरह ही काम कर रहा था। क्या वह पहले बहुत छोटी थी या कुछ और? शायद इसीलिए उसका आत्मा सागर अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। हान सेन ने इस अजीबोगरीब घटनाक्रम पर बड़ी दिलचस्पी से विचार किया। कुछ और सोचने पर शायद उसका बहुत छोटा होना ही सही जवाब था। उसने जीरो के शरीर को और गौर से देखा और पाया कि वह पहले से थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी। बच्ची की बजाय वह एक किशोरी जैसी लग रही थी। वैसे उसे बहुत पहले ही पूरी तरह से बड़ा हो जाना चाहिए था। हान सेन को अब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्यों की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। 16 वर्ष से पहले आप पूरी तरह से वयस्क नहीं होते, इसलिए अयोग्यता। ये सच है कि वह कोई शुद्ध, औसत, साधारण इंसान नहीं है। तो क्या उसका धीमा विकास इस विशिष्टता का परिणाम है? हान सेन ने कुछ और सोचा। वह अपने सिद्धांतों को साबित नहीं कर सका, लेकिन उसके परिपक्व चेहरे की संरचना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि यह संभव है। चाहे कारण कुछ भी हो, हान सेन बस खुश था कि अब वह जानवरों की आत्माओं का उपयोग कर सकती थी। हान सेन ने उससे पूछा कि क्या वह मांस खाने से जीनो पॉइंट प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसने केवल अपना सिर हिला दिया। हान सेन ने उसके द्वारा प्राप्त किए गए ड्रैगन ब्लड स्नैक पर एक नज़र डाली और उसे वापस लौटा दिया, इस हताश आशा में कि उसका फल खोलने का परिणाम उसके अपने 3 प्रयासों से बेहतर होगा। म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड स्नैक छठा जीन लॉक खुला। हान सेन का जबड़ा जमीन पर गिर गया। वह दौड़कर जीरो के पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके साथ घूमने लगा। फिर उसने उसके गाल पर चुंबन किया और कहा, मेरी प्यारी नन्ही जीरो, तुम मेरी भाग्यशाली देवी हो। हाँ हाँ, तुमने मुझे अभी अभी सबसे बेहतरीन सांप दिया है। ब्लड ड्रैगन स्नैक रक्त तत्व के थे। उनके हर जीन लॉक के खुलने के साथ उनकी शक्तियां हर स्तर पर काफ़ी बढ़ जाती थीं। हालांकि उनकी गति और ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि केवल 2 खुले जीन लॉक वाला ब्लड ड्रैगन स्नैक भी हान सेन से काफ़ी अधिक शक्तिशाली होगा। 6 खुले जीन लॉक वाला ब्लड ड्रैगन स्नैक प्राप्त करना एक जबरदस्त बात थी, और यह जिस भी प्राणी से लड़ता उसे निश्चित रूप से बर्बाद कर देता। साधारण प्राणियों का फिटनेस स्तर 3 से 600 था। आदिम प्राणियों का 6 से 1200। उत्परिवर्ती प्राणियों का 12 से 1800। पवित्र रक्त प्राणियों का 18 से 2400। मनुष्यों ने अभी तक महाप्राण प्राणियों के फिटनेस स्तर का आकलन नहीं किया था, लेकिन अनुमान लगाया गया था कि उनका फिटनेस स्तर कम से कम 3000 था। इस अभयारण्य में पवित्र रक्त और महाप्राण प्राणियों के बीच काफ़ी अंतर था। उस फिटनेस खाई को पाटने के लिए नवजात सुपर जीव और नवजात राजा आत्माएं व्यवहार्य लक्ष्य थे। नवजात राजा आत्माएं उन आत्माओं से अलग नहीं होंगी जिनका सामना हान सेन ने पहले और दूसरे स्पिरिट बेस में किया था। उनकी योग्यता पवित्र रक्त वाले प्राणी के बराबर थी, हालांकि कुछ की योग्यता थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन जब इंसानों के समान स्तर के जीवों को चुनौती दी जाती थी, तो जीव हमेशा ज्यादा मजबूत साबित होते थे। इंसान तब तक जीवों के खिलाफ नहीं जा सकता था जब तक कि उसे स्पष्ट बढ़त न मिल जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जीवों के लिए अपने जीन लॉक खोलना ज्यादा मुश्किल था। ऊर्जा प्रवाह पर उनका नियंत्रण, शक्ति के दोहन और उपयोग में मानव हाइपरजीनोआच जितना कुशल नहीं था।
6 खुले जीन लॉक वाला एक सांप पाना हान सेन के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ उपहार था। इसकी मूल फिटनेस का स्तर 1500 था, लेकिन 6 खुले जीन लॉक ने इसे लगभग 2000 तक बढ़ा दिया। यह एक ऐसा जीव था जो पवित्र रक्त वाले जीवों का आसानी से शिकार कर सकता था। ड्रैगन ब्लड स्नैक ने आयरन बग किंग को आसानी से खत्म कर दिया होता, लेकिन अगर ऐसी कोई लड़ाई होती तो मुमकिन था कि उसे मिले बाकी 3 सांप भी बर्बाद हो जाते। किसी भी पवित्र रक्त प्राणी में एक भी खुला जीन लॉक होने पर उन तीनों सांपों को खत्म करने की क्षमता होती। वे उत्परिवर्ती वर्ग के जीवों के विरुद्ध भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह अजीब था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पालतू जानवरों को महत्व देते थे। अन्य मनुष्यों को जो भी मदद मिल सकती थी उसकी आवश्यकता होती थी, और वे कमजोर सांपों को भी तीसरे देवता के अभयारण्य में उनकी सहायता के लिए दुर्जेय पालतू जानवर मानते थे। मैं उन्हें क्यों लांगसी भेजना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि ड्रैगन ब्लड स्नैक कितनी तेजी से बड़े हुए। मुझे लगता है मेरे पास उन्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन ये सोचकर उसकी भौहें तन गईं। मोमेंट क्वीन अभी तक स्पिरिट बेस से वापस नहीं लौटी थी और अब तक वह अधीर हो रहा था। उसने उसे वापस बुला लिया। वह शक्ति और जीनो पॉइंट्स प्राप्त करने की आदी हो गई थी, इसलिए हान सेन द्वारा उसे अचानक बाहर निकाले जाने से वह दुखी थी। आपके पास जीनो पॉइंट अर्जित करने के लिए पर्याप्त समय होगा, इसलिए शायद अब आप इस आश्रय को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं, हान सेन ने कहा। मैं इसे स्थानांतरित कर सकती हूँ, लेकिन सुरक्षित वास्तव में कहाँ है? मोमेंट क्वीन ने पूछा। हान सेन को भी नहीं पता था, लेकिन कांटों वाला जंगल कोई अनंत जंगल नहीं था। अगर वे एक दिशा में या दूसरी दिशा में चलते तो अंततः किसी न किसी बाहरी इलाके में पहुंच ही जाते। ये समझते हुए हान सेन ने बस एक दिशा की ओर इशारा किया। रानी उस दिशा में चल पड़ी जिस दिशा में हान सेन उसे ले जाना चाहता था। दुर्भाग्य से आश्रय स्थल सीमित दूरी तक ही जा सकता था, और वह दिन में केवल एक निश्चित दूरी ही तय कर सकता था। वहां से हटने के बाद भी वे कांटों वाले जंगल की जालीदार झाड़ियों के अंदर ही थे। अगले दिन अगले कदम के बाद भी वे वहीं थे, और उसके बाद के कुछ कदमों के बाद भी वे वहीं रहे। ये कहाँ है? हान सेन ने कांटेदार जंगल में अपने आगे एक बड़ा पेड़ देखा। यह आश्रय से आधा किलोमीटर दूर खड़ा था, एक विशालकाय वृक्ष जो गर्व और दृढ़ता से खड़ा था, जिसका हरा भरा सिर आकाश में 40 मीटर ऊंचा था। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोगों को पेड़ की मोटी शाखाओं से लटका दिया गया हो। खुशकिस्मती से करीब से देखने पर हान सेन को एहसास हुआ कि उसकी कल्पना असल में उनकी असलियत की एक गलत व्याख्या थी। वे फल थे, और आकार में बस इंसान जैसे। हालांकि वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन थोड़े भारी भरकम थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कवच पहने इंसान हो, और इतने सुरक्षात्मक कपड़ों में मांस का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। हान सेन को लगा कि वे मध्ययुगीन यूरोप के स्टील पहने शूरवीरों जैसे दिख रहे हैं। उनके हेलमेट पेड़ से जुड़े होने के कारण यह एक अजीब नज़ारा था। क्या वे जीवित हैं? हान सेन ने 6 बख्तरबंद शूरवीर फलों को गिना। यह एक पवित्र रक्त श्रेणी का नाइट ट्री है। वे पवित्र रक्त श्रेणी के वफादार नाइट्स उगाते हैं, मोमेंट क्वीन ने समझाया, क्योंकि उसने भी उनके सामने खड़े उल्लेखनीय पेड़ की चौड़ाई की गणना की थी। वे पवित्र रक्त वाले प्राणी हैं? हान सेन ने पूछा, और फिर आगे कहा, क्या हमें उन्हें परिपक्व होने से पहले ही मार देना चाहिए? मोमेंट क्वीन ने हान सेन को ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को फटते हुए देखा हो। उसने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम उन्हें खा नहीं सकते, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो जिस भी इंसान पर उनकी नज़र पड़ेगी उसे कभी धोखा नहीं देंगे। सचमुच? तो फिर वे कब परिपक्व होंगे? हान सेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मोमेंट क्वीन ने पेड़ की ओर देखा और कहा, देखिए, पवित्र रक्त के पेड़ों को परिपक्व होने में कुछ 1000 साल लगते हैं। मेरा अनुमान है कि इसको 1000 साल और लगेंगे। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अचानक एहसास होने पर उसकी भौहें जल्द ही गायब हो गईं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। शेल्टर को हिलाना बंद करो और चलो इसे खोदते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम एक पवित्र रक्त वृक्ष का प्रत्यारोपण कर सकते हो? ये क्षण रानी को मज़ेदार लगा और वह मन ही मन हंस पड़ी। बस करो। हान सेन ने कुछ नहीं बताया और अपने 4 सांपों और छोटी हवा को पेड़ की ओर जाने के लिए साथ ले लिया। मोमेंट क्वीन भी पीछे पीछे आए। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा मुरझा गया क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने आवाज़ लगाई, रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या है? हान सेन ने असमंजस से उसकी ओर देखा। जमीन की ओर देखो। इस समय वे नाइट ट्री से केवल 3 मीटर की दूरी पर थे। हान सेन ने नीचे देखा तो उसे सिर्फ पीली मिट्टी दिखाई दी। वह अभी भी सोच रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसने पूछा, क्यों, क्या है? क्या ये कोई खास बात है? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? इतनी गंदी, खराब जमीन पर इतना शानदार पेड़ कैसे उग सकता है? मोमेंट क्वीन ने पूछा।
हान सेन ने अपने डोंगक्सुआन आभा का उपयोग आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने के लिए किया और यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने कहा था, आसपास या नीचे की मिट्टी में कोई जीवन शक्ति नहीं थी। यह अजीब है, हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। आसपास सिर्फ नाइट ट्री में ही जीवन शक्ति थी। शायद पेड़ ने अपने आसपास की मिट्टी से जीवन को अवशोषित कर लिया है। हान सेन ने मोमेंट क्वीन की ओर देखते हुए पूछा। सभी पौधे जमीन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने उचित हिस्से से ज्यादा नहीं लेते। अगर उनके विकास के लिए पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो वे आसपास के क्षेत्र को नहीं सुखाते, वे बस अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। वे विकसित नहीं होंगे, मोमेंट क्वीन ने नाइट ट्री पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा। पेड़ में कोई समस्या है, हान सेन ने कहा जैसे ही उसकी नज़र शाखाओं से लटके 6 शूरवीरों पर पड़ी। मोमेंट क्वीन ने उत्तर दिया, हाँ, इसमें बड़ी समस्या है। चारों ओर मृत मिट्टी होने के कारण इस पेड़ का बढ़ना असंभव है। हान सेन ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया और जैसे ही वह पेड़ को देखने के लिए पीछे मुड़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। फल में भी कुछ गड़बड़ है। हान सेन का माथा फिर से तन गया। क्यों, तुम क्या देख रहे हो? मोमेंट क्वीन ने अपनी उत्कट जिज्ञासा से पूछा। हान सेन ने 6 नाइट फलों पर नजर गड़ाए हुए कहा, नाइट ट्री मजबूत है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, लेकिन इसके फल कमजोर हैं, और आपने कहा था कि इन्हें पकने में 1000 साल और लगेंगे। ये आपके अनुमान के हिसाब से बहुत कमजोर लग रहे हैं। और हान सेन ठिठक गया। और क्या? मोमेंट क्वीन को हान सेन के बोलने के तरीके की आदत नहीं थी। दरअसल इस नाइट ट्री पर 7 फल हैं। पेड़ के पीछे एक फल है, लेकिन पहले तो हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ी, हान सेन ने समझाया। क्या कोई और है? उसी क्षण रानी का चेहरा बदल गया और वह पेड़ के दूसरी ओर चली गई। हान सेन ड्रैगन, ब्लड स्नैक और लिटिल विंड को पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अपने साथ ले आया। वह उसे अच्छी तरह देखना चाहता था, लेकिन उसने दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा। पेड़ के दूसरी तरफ लगा फल बाकी 6 फलों से अलग था। आकार में तो वैसा ही था, पर उतना प्राकृतिक नहीं लग रहा था। वह किसी शूरवीर की मूर्ति जैसा लग रहा था। बाकी 6 ने चमकीले स्टील के कवच पहने थे, लेकिन इसने हरे तांबे के कवच पहने थे। वहां उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी। हान सेन को शूरवीर से आती हुई एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई, और ऐसा लग रहा था कि अन्य 6 मिलकर भी हरे तांबे के रहस्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे ही मोमेंट क्वीन की नज़र उस पर पड़ी, वह चिल्लाई, बेवफा शूरवीर! यह एक बेवफा शूरवीर है। इस पेड़ ने एक बेवफा शूरवीर को जन्म दिया है। यह क्या है? क्या वफादार शूरवीरों और बेवफा शूरवीरों में कोई फर्क होता है? हान सेन ने हरे तांबे के रंग के फल को असमंजस से देखा, और इसलिए उसने मोमेंट क्वीन से स्पष्टीकरण मांगा। हाँ, बिल्कुल है। उफ, ये दोनों एक ही तरह के फल नहीं हैं। क्या आड़ू के पेड़ पर सेब उग सकते हैं? मोमेंट क्वीन ने जवाब दिया। हान सेन को वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शायद वह अपने पेड़ पर अकेला था। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि एक बेवफा शूरवीर मेरे प्रति वफादार शूरवीरों की तरह वफादार होगा? मोमेंट क्वीन ने हान सेन को आग जैसी आंखों से देखा, सोच रही थी कि उसकी मूर्खता असली है या नहीं। उसने उससे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में कह रहे हो? बेवफाई वफादारी के बिल्कुल विपरीत होती है, और इसलिए बेवफा शूरवीर वफादार शूरवीर के बिल्कुल विपरीत होता है। अगर तुम पहले व्यक्ति हो जिसे वह देखता है, तो समझो कि तुम निशाने पर हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, एक ऐसा दुश्मन जो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मोमेंट क्वीन ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, मैंने एक बार एक सम्राट को एक बेवफा नाइट वृक्ष उगाते देखा था। यह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था, और उन्होंने कहा कि इसमें एक बेवफा नाइट को जन्म देने में 9000 साल लगेंगे। ओह, तो इसका मतलब है कि यह एक खजाना है। ये कुछ अच्छी चीज़ है ना? क्या हम इसे मारकर एक जानवर की आत्मा पा सकते हैं? हान सेन ने पूछा। उस पर रानी ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया और बस अपनी पिछली बातचीत जारी रखी। क्या तुम जानते हो कि उसने उस बेवफा नाइट ट्री को उगाने के लिए क्या किया था? उसने क्या किया? उसने उस पेड़ के नीचे कोई असली शूरवीर तो नहीं दफनाया? हान सेन ने सोचा। मोमेंट क्वीन ने उत्तर दिया, 10,000 शूरवीर आत्माएं एक विश्वासघाती शूरवीर की शक्ति की तुलना नहीं कर सकती। यह एक महाप्राण प्राणी भी हो सकता है। कम से कम कोई भी साधारण विश्वासघाती शूरवीर एक उन्मत्त पवित्र रक्त प्राणी के पद पर जन्म ले सकता है। क्या आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? वह सम्राट जो पेड़ उगाना चाहता था, उसने क्या किया? हान सेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने कहा, उसे उगाने से पहले उसके पास नाइट ट्रीज की खेती के लिए समर्पित जमीन का एक विशाल विस्तार था। वहां 10,000 से ज्यादा थे, लेकिन जब बेवफा नाइट का जन्म हुआ तो वे सभी सूख गए और मर गए। ठीक है, लेकिन इससे कम से कम ये तो पता चल गया कि इस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में जीवन शक्ति क्यों नहीं है, हान सेन ने कहा। लेकिन एक और समस्या है। बेवफा शूरवीर अपने ही पेड़ों पर पैदा होते हैं।
वे पारंपरिक शूरवीर वृक्ष पर नहीं उग सकते। मुझे याद है कि एक सम्राट ने कहा था कि वफादार शूरवीरों की ऊर्जा के बिना बेवफा शूरवीर नहीं उग सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जगह कभी हजारों शूरवीर वृक्ष थे? मोमेंट क्वीन ने कहा। हान सेन ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ये कांटों वाले जंगल के बहुत अंदर है। कांटे हर रास्ते को अवरुद्ध करते हैं और इसलिए यहाँ बहुत सारे पेड़ नहीं हो सकते। अगर ऐसा था भी तो भी बेवफा नाइट को उसी पेड़ पर नहीं उगना चाहिए। जब तक कि, मोमेंट क्वीन ने कहा। जब तक कि क्या? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। उसे जीनों पौधों या अन्य वनस्पति विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे मोमेंट क्वीन से वह सब कुछ समझाने की जरूरत थी जो वह जानती थी या अनुमान लगाती थी। जब तक कि इस वृक्ष के नीचे एक विश्वासघाती शूरवीर की मृत्यु न हो जाए और वफादार शूरवीर वृक्ष मृतक विश्वासघाती शूरवीर को अवशोषित न कर ले और किसी तरह उत्परिवर्तित न हो जाए, मोमेंट क्वीन ने अपनी विचारधारा स्पष्ट की। और अगर यही हुआ है तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या इससे हमें कोई फायदा होगा? हान सेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि पेड़ कैसे उगाया गया, बस उसे इससे क्या फायदा होगा। मोमेंट क्वीन ने कहा, यदि चीजें वास्तव में ऐसी ही हैं तो शायद डिसलॉयल नाइट अलग होगा और हम उस पर दावा कर सकेंगे। आपको क्या लगता है मैं इसका दावा कैसे कर सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, खैर, संभावनाएं बहुत कम हैं। और इसके अलावा इसे देखो, इसे परिपक्व होने में कम से कम 1000 साल और लगेंगे। तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। 1000 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है और इसके अलावा हम इसे आश्रय में भी ला सकते हैं। हान सेन जरा भी आशंकित या चिंतित नहीं दिखे। हान सेन के पास जो पानी की बूंदें थीं उनसे 1000 साल घटकर सिर्फ 3 साल रह गए। और हान सेन इतने लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार था। बेवफा नाइट एक उन्मत्त पवित्र रक्त प्राणी था और अगर वह भाग्यशाली होता तो तराजू पलट सकता था और वह एक पूर्ण विकसित सुपर प्राणी बन सकता था। उस अवसर के लिए 3 साल इंतजार करना बेहद सार्थक होता। लेकिन हान सेन को यह जानना जरूरी था कि वह बेवफा नाइट पर दावा कर सकता है या नहीं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह जीवन भर उस हिंसक फल जनित सैनिक का एकमात्र निशाना बना रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। पवित्र रक्त वाले पौधे उगाना ही काफी कठिन है, लेकिन किसी पौधे को खोदकर कहीं और ले जाना मूर्खता है और जो पहले से उगा है उसे बर्बाद कर देगा। मोमेंट क्वीन ने विनती की। बस मुझे ये बताओ कि मैं बेवफा नाइट पर कैसे दावा करूं, क्या तुम? हान सेन ने कहा। हालांकि यह एक विश्वासघाती शूरवीर है, यह एक शूरवीर वृक्ष पर उगा है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि यह जिस भी व्यक्ति को सबसे पहले देखता है उसकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन हान सेन को हमेशा लेकिन से नफरत थी, इसलिए उसने कहा, बस इसे उगल दो। वह एक विश्वासघाती शूरवीर है और आप हमेशा के लिए अपनी इस पहचान को नकार नहीं सकते। आनुवंशिक रूप से वह एक विश्वासघाती शूरवीर है और यही उसका भविष्य है। अगर उसने शुरुआत में आपकी बात मानी भी तो भी एक वफादार शूरवीर की पारंपरिक अटूट निष्ठा समय के साथ फीकी पड़ जाएगी। ये बस समय की बात है कि वह आपको धोखा दे दे। यह आपको भी उतना ही दुख पहुंचा सकता है जितना दूसरों को पहुंचाता है, मोमेंट क्वीन ने समझाया। हान सेन ने कहा, यदि यह वफादारी 100 साल तक बनी रहे तो मैं कहूंगा कि यह इसके लायक है। हान सेन के लिए 100 साल कुछ भी नहीं थे और वह उस समय में एक सुपर प्राणी जितना शक्तिशाली हो सकता था। ये शूरवीर अपने शुरुआती वर्षों में बहुत मददगार साबित होगा। वह इसका इस्तेमाल गोलियत राक्षसों को बड़ी आसानी से मारने के लिए कर सकता था। हान सेन ने विश्वासघाती शूरवीर के बारे में यह बात जानकर अपने सांपों को पेड़ को खोदकर वापस आश्रय में ले जाने का आदेश दिया। मोमेंट क्वीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये दृश्य काफी मनोरंजक लगा। एक सम्राट के लिए पेड़ हिलाना तो समझ में आता, लेकिन हान सेन के लिए, जो अभी अभी तीसरे देवता के अभयारण्य में आया था, यह एक मजाकिया मजाक था। उसे लगा कि वह अपनी हद से ज्यादा बड़ा हो रहा है। फिर भी वह उसे नहीं रोकती थी। आखिरकार यह उसका काम नहीं था, इसलिए वह बस बैठकर देखने में खुश थी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं स्पिरिट बेस पर वापस लौट जाऊंगी। मोमेंट क्वीन जीनो पॉइंट्स अर्जित करने के लिए फिर से उत्सुक थी। हान सेन ने उसे विदा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह पेड़ की खुदाई में वैसे भी मदद नहीं करेगी। पेड़ के आसपास की मिट्टी बहुत सख्त थी, लेकिन सांप बहुत ताकतवर थे और उन्हें खोदने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये बात उस सांप के लिए खास तौर पर सच थी जिसके 6 जीन लॉक खुले थे। उसकी काम करने की गति अद्भुत थी और उसे जो भी काम करने का आदेश दिया गया था उसे पूरा करने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। धरती के नीचे की जड़ें धीरे धीरे दिखाई देने लगीं और वे बैरल जितनी मोटी हो गईं। जड़ें भी लंबी थीं और जड़ों के साथ साथ पेड़ को भी हिलाना नामुमकिन साबित हुआ। हान सेन ने हुक्म दिया कि जड़ों को काट दिया जाए। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यह आसान नहीं था। जड़ें पत्थर से भी ज्यादा सख्त थीं और उनमें से 3 असफल रहीं, जिससे सामग्री पर सिर्फ हल्के काटने के निशान रह गए।
केवल ड्रैगन ब्लड स्नैक, जिसके 6 जीन लॉक खुले थे, अतिरिक्त जड़ों को काट पाया। लेकिन जब सांप ने एक जड़ काट दी तो पेड़ कांपने और थरथराने लगा। 6 वफादार शूरवीर भूतों की तरह पेड़ की शाखाओं पर झूल रहे थे। धमाका! एक वफादार शूरवीर का कनेक्शन टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक के बाद एक बाकी भी गिर पड़े। वे जमीन पर गिरे नहीं, बल्कि किसी संग्रहालय में कवच पहने पुतलों की तरह अपने पैरों पर खड़े हो गए। हान सेन एक कदम पीछे हट गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, और उसने लिटिल विंड और अपने सबसे खास ड्रैगन ब्लड स्नैक को आगे से अपनी रक्षा करने दिया। उसने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपना कवच भी जुटा लिया। यहाँ क्या है? क्या मोमेंट क्वीन ने नहीं कहा था कि इन्हें बढ़ने में 1000 साल लगेंगे? ये अब अलग क्यों होंगे? हान सेन ने हाथ में लाल खंजर घुमाते हुए उन 6 आकृतियों को देखा। अचानक वफादार शूरवीरों ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने हान सेन और उसके बगल में खड़े ड्रैगन ब्लड स्नैक को देखा। रुको, ये वफादार शूरवीर हैं। इसका मतलब है कि मुझे देखते ही ये मेरी बात मान लेंगे, है ना? लेकिन अगर सांप मेरे सामने हो। हान सेन को सांप को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने का पछतावा हुआ, लेकिन अचानक एक वफादार शूरवीर ने उसकी ओर मुक्का मारा। बाकी 5 ने भी वैसा ही किया और उस मजबूत सांप पर मुक्के बरसाए। वे पवित्र रक्त वाले जीवों से कहीं कमजोर थे, लेकिन निस्संदेह वे उत्परिवर्ती वर्ग के जीवों से कहीं ज्यादा महान थे। क्या मोमेंट ने झूठ बोला? वे जो कुछ भी देखते हैं उस पर हमला कर देते हैं। हान सेन ने ड्रैगन ब्लड स्नैक और लिटिल विंड को अपने फल जैसे हमलावरों से लड़ने का आदेश दिया। धमाका! एक वफादार शूरवीर के पैरों से एक रोशनी उठी, फिर उसने सांप पर मुक्का मारा। सांप उड़ गया। हान सेन ने बाकी शूरवीरों को भी एक आभामंडल उत्पन्न करते देखा, जो उनके पैरों से उठ रहा था। उनमें से 3 के सिर पर एक प्रभामंडल था। उनमें से 2 में 2 प्रभामंडल थे, जबकि एक में 3। उनके पास जितने ज्यादा प्रभामंडल होते, वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते। हान सेन ने सोचा कि शायद यह उनके खुले जीन लॉक की संख्या का संकेत हो। हेलोज ने अतिरिक्त क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन उन्होंने शूरवीरों को विभिन्न तरीकों से सशक्त बनाया। हान सेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वे पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए थे और उन्हें पर्याप्त पोषण भी नहीं मिला था। हान सेन को अंदाजा था कि उसके अधीन पालतू जानवर उससे पहले के दुश्मनों से निपट सकते हैं। ये तो गनीमत है कि बेवफा नाइट ने उनके साथ जाने का फैसला नहीं किया। अगर उसने ऐसा ही किया होता तो शायद मेरी जान चली जाती, हान सेन ने सोचा। लेकिन फिर उसने अपने मन में सोच रहे व्यक्ति की ओर देखा और उसे एक झटका लगा। उसे पता नहीं चला कि यह कब हुआ, लेकिन बेवफा नाइट की आंखें खुली थीं। वे हान सेन पर टिकी थीं। हान सेन अचंभित रह गया। फिलहाल ये तो गनीमत थी कि बेवफा नाइट पेड़ से नीचे नहीं उतरा था। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है। हान सेन ने बेवफा नाइट की तरफ देखा और थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। हान सेन ने अपने हाथ में खंजर पकड़ लिया और पीछे मुड़कर आगे बढ़ रहे वफादार शूरवीरों में से एक पर हमला कर दिया। ड्रैगन ब्लड स्नैक्स ने एक शूरवीर को मार गिराया तथा लिटिल विंड ने भी एक शूरवीर को मार गिराया। वफादार शूरवीर लगभग ड्रैगन ब्लड स्नैक जितने ही शक्तिशाली थे और केवल 3 प्रभामंडल वाले ही ताकत में स्पष्ट बढ़त हासिल कर पाए। सभी के लिए सौभाग्य की बात थी कि 6 सक्रिय जीन लॉक वाले ड्रैगन ब्लड स्नैक ने ही उस शूरवीर से भिड़ने का फैसला किया। वह रेंगता फिसलता शैतान फुर्तीला था और उसने बख्तरबंद दुश्मन पर झपट्टा मारा ताकि उसे खरोंच सके और उसका खून निकाल सके। लिटिल विंड ने एक ऐसे शूरवीर से युद्ध किया जिसका केवल एक जीन लॉक खुला था और इसलिए उसका केवल एक ही प्रभामंडल था। कुल मिलाकर उसकी शारीरिक क्षमता काफी कमजोर थी, लेकिन उसके 4 जीन लॉक खुले थे। उस रोएदार योद्धा द्वारा किए गए पवन आक्रमणों ने उसके शत्रु की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। हान सेन ने अपने पवित्र रक्त कवच और खंजर का इस्तेमाल अपने लक्ष्य पर किया और वह लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसे कुछ वार लगे, लेकिन कवच इतना मजबूत था कि वह सुरक्षित रहा। कच्चा 6 खुले जीन लॉक्स वाले ड्रैगन ब्लड स्नैक को उस वफादार शूरवीर की गर्दन में अपने दांत गड़ाने का मौका मिल गया जिससे वह उलझा हुआ था। उसके क्रूर दांत आसानी से गर्दन में धंस गए और उसने एक भयानक प्रदर्शन करते हुए शूरवीर के कंधों से पूरा सिर अलग कर दिया। हालांकि सिर जमीन पर गिरने से पहले ही सांप घूम गया और उसे निगल गया। पवित्र रक्त प्राणी वफादार शूरवीर मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। मांस अखाद्य है। वाह, ये चीजें तो बहुत कमजोर हैं। लगता है बेवफा नाइट ने सचमुच सारी ऊर्जा हड़प ली है। हान सेन बहुत खुश था, ये सोचकर कि एक दिन वह इसे हासिल कर ही लेगा। और ये तथ्य कि वे कमजोर थे अच्छा था, क्योंकि उसे युद्ध में खुद को थका नहीं पाना पड़ता, भले ही उसे मांस की कमी होती। हालांकि ये कहने के बावजूद उसे किसी पशु आत्मा को पाने में कोई आपत्ति नहीं होती। एक पवित्र रक्त पशु आत्मा आखिरकार एक पवित्र रक्त पशु आत्मा ही होती है। दहाड़! ड्रैगन ब्लड स्नैक दूसरे शूरवीर की ओर झपटा।
ड्रैगन ब्लड स्नैक के खिलाफ, जिसके 6 जीन लॉक खुले थे, मैदान में अन्य शूरवीरों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। 4 वफादार शूरवीरों के सिर तुरंत ही धड़ से अलग हो गए और सांप ने उन्हें निगल लिया। ये जितना प्रभावशाली था, हान सेन को जानवरों की आत्माएं न मिलने से निराशा हुई। बाकी 2 वफादार शूरवीर अभी भी लड़ रहे थे। स्थिति नियंत्रण में होने के बाद हान सेन ने पलटकर बेवफा शूरवीर को देखने का फैसला किया कि क्या कुछ बदला है। अजीब तरह से वह अभी भी वहीं था, उसे घूर रहा था। लेकिन बेवफा शूरवीर हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण हान सेन को डर नहीं लगा। सांप ने बाकी वफादार शूरवीरों को मार डाला, लेकिन फिर भी उसे कोई जानवर जैसी आत्मा नहीं मिली। आज की किस्मत बहुत खराब है। हान सेन ने सांप को काम पर वापस जाने का आदेश दिया, परिवहन के लिए पेड़ की खुदाई करने का। 3 सांपों ने पेड़ के चारों ओर की जमीन खोद डाली, जबकि सबसे ताकतवर सांप ने जड़ों को काटना शुरू कर दिया। अचानक बेवफा शूरवीर दर्द से कराहते हुए तीखी, अमानवीय आवाज में चीखने लगा। हालांकि वह अभी भी पेड़ से जुड़ा हुआ था और हान सेन को पूरा भरोसा था कि वह खुद को उससे अलग नहीं कर पाएगा। चिल्लाना बंद करो, बड़े बच्चे। मैं केवल पेड़ को हिला रहा हूं, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, हान सेन ने शूरवीर से कहा। विश्वासघाती शूरवीर ने जो कुछ उससे कहा गया था उसे सुन लिया था और उसने हान सेन को हत्या की नजरों से देखा। जल्दी करो, सांप वाले लड़कों, तेजी से खोदो। हान सेन सांपों पर झपटा, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। हान सेन के मन में एक बेचैनी सी घर कर गई थी और धीरे धीरे उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका की भावनाएं उबलने लगीं। इससे उसे बेचैनी हो रही थी और उसे लग रहा था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। क्षण भर पहले ही रानी ने उसे बताया था कि शूरवीर उस व्यक्ति की बात मान लेगा जिस पर वह सबसे पहले नजर डालेगा। उसने हान सेन को देखा भी था, लेकिन फिर भी वह काफी आक्रामक लग रहा था। शायद मुझे इस बारे में मोमेंट क्वीन से पूछना चाहिए, हो सकता है कि वह इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डाल सके। मोमेंट क्वीन को बहुत निराशा हुई जब उसे वापस बुला लिया गया। क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? मैं जीनो पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या चाहते हो? मोमेंट क्वीन थोड़ी उदास लग रही थी। तुमने जो कहा वह गलत था, तुम्हें कुछ सफाई देनी होगी। हान सेन ने फिर उसे बताया कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। मोमेंट क्वीन ने उस जगह पर बिखरे पड़े शवों को देखा और सच्चे आश्चर्य से बोली, वाह, ये तो अजीब है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अनुमान लगाया था वह उल्टा हुआ। बेवफा शूरवीर वफादार शूरवीरों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वफादार शूरवीर ही बेवफा शूरवीर की जबरदस्त ताकत से प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि इसने उन्हें बेवफा बना दिया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसे वश में नहीं कर पाऊंगा? हान सेन ने सांपों को खुदाई बंद करने का इशारा करते हुए पूछा। मुझे लगता है, मोमेंट क्वीन ने कहा। क्या तुम निश्चित हो? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं उस शूरवीर से अपनी आज्ञाएं मनवा सकूं? सम्राट के पास जरूर कोई रास्ता होगा, हान सेन ने कहा। हाँ, लेकिन यह आम लोगों के लिए काम नहीं करता, मोमेंट क्वीन ने कहा। तुम्हें ये कैसे पता? हान सेन ने बेवफा नाइट की ओर देखते हुए पूछा। आसान है, इसके लिए प्रभुत्व की आवश्यकता होती है। यदि आप बेवफा नाइट पर प्रभुत्व स्थापित कर सकें, उसे साबित कर सकें कि आप अल्फा हैं और आप बेवफा नाइट से ताकत में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ हैं, तो वह आपको धोखा नहीं देगा। वह आपका पीछा करेगा, लेकिन ध्यान रखें कि यह चीज़ एक बार परिपक्व हो जाने पर वास्तव में एक सुपर प्राणी बन सकती है। ऐसे दुश्मन को परास्त करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी, मोमेंट क्वीन ने समझाया। और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर है भी, तो मैंने इसके बारे में नहीं सुना। हालांकि इस बेवफा शूरवीर ने पूरे पेड़ को संक्रमित कर दिया है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करो। कभी कभी नुकसान कम करके आगे रहते हुए ही हार मान लेना और खेल छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे ही मोमेंट क्वीन ने अपना भाषण खत्म किया, एक दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद पेड़ के ऊपर से लकड़ी टूटने की आवाज़ आई। बेवफा शूरवीर ने पेड़ से अपना बंधन तोड़ दिया था। वह बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था, क्योंकि उसके तांबे के कवच का पिछला हिस्सा खून से सना हुआ था। वहां भी वह टूटा हुआ लग रहा था, मानो अभी उसका विकास पूरा ही न हुआ हो। बेवफा शूरवीर चिल्लाया। दोपहर की धूप में उसका तांबे का कवच चमक रहा था, जैसे ही वह हान सेन के सामने आया और उसके पेट पर वार करने की कोशिश की। बेवफा शूरवीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और हान सेन ने वार झेला। हान सेन के पैर उखड़ गए और वह 2 दर्जन मीटर दूर तक उछल गया और जाते जाते कई पेड़ गिर गए। जब उसकी गति का चाप उसे जमीन पर ले गया तो उसके आकार में एक गहरा गड्ढा बन गया। उसका पवित्र रक्त कवच क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी धातु टूट गई थी। ब्लेड, हान सेन ने खून उगल दिया। धिक्कार है, मैंने उस वार पर इतनी धीमी प्रतिक्रिया क्यों दी? मुझे तो उससे बचकर निकलना चाहिए था। हान सेन ने जो कुछ हुआ था उस पर विचार किया, लेकिन बेवफा नाइट ने हान सेन का पीछा करना नहीं छोड़ा। वह वहां आया जहां वह लेटा था और उस पर फिर से वार करने की कोशिश की।
हान सेन ने अपने 4 ड्रैगन ब्लड सांपों को एक साथ मिलकर ढाल की तरह उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। वेदना, विश्वासघाती शूरवीर ने बैरिकेड पर जोरदार प्रहार किया और उसकी मुट्ठी एक सांप के सिर पर जोर से लगी। सांप तुरंत चूर चूर हो गया और शूरवीर की बंद मुट्ठी से एक फुसफुसाहट की आवाज आई। वह राक्षस आत्मा यूं ही मारा गया था। ड्रैगन ब्लड स्नैक अपने कवच को खोलकर अपने हमलावर की ओर झपटे, लेकिन विश्वासघाती शूरवीर चकमा देकर भाग निकला। एक सांप ने शूरवीर के हेलमेट पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक खुला हाथ उठा। दस्ताने ने हवा में उड़ रहे सांप को जकड़ लिया और फिर जोर से बंद कर दिया, जिससे छटपटाता हुआ जीव जेली में बदल गया। एक और सांप मारा गया। थोड़े ही समय में बेवफा नाइट ने हान सेन को नुकसान पहुंचाने और हान सेन के 2 उत्परिवर्ती वर्ग के पालतू पशु आत्माओं को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मोमेंट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी मेरे साथ मर जाना। हान सेन ने मोमेंट क्वीन को कार्रवाई करने के लिए बुलाया। यदि यह घटना पहले घटित हुई होती तो वह उसकी दुर्दशा की परवाह नहीं करती, बल्कि उसके साथ मरना पसंद करती। लेकिन हाल ही में उसे आशा मिली थी और एक उज्ज्वल भविष्य का वादा जो आत्मा के सागर में बंद नहीं था। उसे कुछ करना ही था। वह हान सेन को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। रानी ने दांत पीसते हुए बेवफा नाइट की ओर दौड़ लगाए। वह जो कर सकती थी वह करती, लेकिन स्पिरिट बेस में जीनो पॉइंट्स जमा करके उसने अभी ताकत हासिल करना शुरू किया था। हान सेन की हर संभव मदद करने को तैयार होने के बावजूद वह अपने पूरे यौवन पर नहीं थी। उसका शरीर एक युवा राजा की आत्मा से थोड़ा ही बड़ा था। उसकी गति असाधारण थी, लेकिन कुल मिलाकर उसकी फिटनेस का स्तर उस सांप से कम था जिसका छठा जीन लॉक खुला हुआ था। हालांकि उसकी यह गति कोई मामूली बात नहीं थी। उसके जीन समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखते थे और वह इसके जरिए बेवफा नाइट की गति को धीमा कर सकती थी। हान सेन ने अन्य 2 सांपों को हमला करने का आदेश दिया, जबकि लिटिल विन ने विंडब्लेड और एयर कैनन का प्रयोग किया। लेकिन इससे बेवफा शूरवीर पर कोई दबाव नहीं पड़ा, न ही उसे कोई नुकसान हुआ। वह बिना किसी प्रयास के एक और सांप को मारने में कामयाब रहा। अब सिर्फ वही सांप जिंदा बचा था जिसका छठा जीन लॉक खुला था। लानत है, इसका प्रभामंडल दूसरों को कमजोर करता है, मोमेंट क्वीन ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह अपने ऊपर आए हमले से बच रही थी। बेवफा शूरवीर ने उसके लंबे बाल काट दिए। अगर वह जरा भी धीरे चलती तो उसका सिर काट दिया जाता। मैं देख रहा हूं, तो हम क्या कर सकते हैं? हान सेन ने तेजी से पूछा, क्योंकि उसने बेवफा नाइट के सिर के ऊपर 2 तांबे के प्रभामंडल देखे। हान सेन शुरुआती हमले से बच नहीं पाया था, इसकी वजह अब साफ थी। ये सब उन प्रभामंडलों की वजह से था। विश्वासघाती शूरवीर के प्रभामंडल ने न केवल लोगों की गति धीमी कर दी, बल्कि उनके शरीर को भी कमजोर कर दिया। वेदना, बेवफा शूरवीर ने आखिरी बचे सांप पर मुक्का मारा। वह मरा नहीं, लेकिन वार इतना जोरदार था कि सांप पीछे की ओर लड़खड़ा गया और खून उगलते हुए चीखने लगा। विश्वासघाती शूरवीर इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह छठे जीन लॉक सांप को एक ही वार में मार सके। इस जानकारी ने हान सेन को कुछ हद तक तसल्ली दी और इससे यह और भी ज्यादा लगने लगा कि बेवफा नाइट पेड़ से बहुत जल्दी उतर गया था। वह प्राइम टाइम के लिए तैयार नहीं था और वह अभी तक कोई उन्मत्त पवित्र रक्त श्रेणी का प्राणी नहीं था। हान सेन ने अपना लाल खंजर पकड़ा और अपनी डोंगक्सुआन आभा डाली। अब हान सेन देख पा रहा था कि प्रभामंडल कैसे काम करता है और वह ये भी हिसाब लगा पा रहा था कि ये दूसरों को कितना कमजोर करता है। सांप और मोमेंट क्वीन की पतंगबाजी से हान सेन फल दानव के पीछे जा पाएंगे। दुर्भाग्य से फिर भी वे नुकसान में ही रहेंगे। लिटिल विन ने अपनी हवा के ब्लेड दागे और अपनी एयर कैनन का इस्तेमाल पूरा किया। दुर्भाग्य से उनसे कोई खास मदद नहीं मिली। ये हमले बेवफा नाइट के लिए तेज हवा से ज्यादा कुछ नहीं थे। शूरवीर की फिटनेस बहुत अच्छी थी, उसका प्रभामंडल मजबूत था, उसके घूंसे जबरदस्त और विनाशकारी थे। जब लाल खंजर ने उसकी मुट्ठी की तांबे की रोशनी को काटा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए हान सेन ने उसकी गतिविधियों पर अधिक नज़र रखने तथा प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर अधिक अच्छी पकड़ बनाने का संकल्प लिया। पहले ऐसे ही मुश्किल समय में वह अपने सुपर किंग स्पिरिट बॉडी मोड को सक्रिय कर देता था। ऐसी विकट परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करने से आमतौर पर जीत पक्की हो जाती थी, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर पाया। वेदना, क्षण भर में रानी सीधे विश्वासघाती शूरवीर के पीछे पहुंच गई और उसके कवच में उस रक्तरंजित फटे हुए स्थान पर मुक्का मारने की कोशिश की जहां वह समय से पहले ही पेड़ से अलग हो गया था। लेकिन अचानक बेवफा शूरवीर का शरीर चमक उठा और उसके हमले को रोक दिया। हमला तो नजदीक था पर कामयाब नहीं हुआ। उस क्षण रानी की मुट्ठी से खून बहने लगा जब उसने दुश्मन के कवच पर प्रकाश से भरी सुरक्षा को ढंक दिया। ड्रैगन ब्लड स्नैक ने दहाड़ते हुए शूरवीर का सिर धड़ से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन शूरवीर दूर हटने, मुड़ने और सांप के सिर पर जोर से वार करने में कामयाब रहा। सांप जमीन पर गिर पड़ा। अब हान सेन बेवफा नाइट के पीछे आया और एक मुक्का मारा।
उसने एक गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया था जिससे बेवफा शूरवीर को मूके को भांपने और उसे रोकने का पर्याप्त समय नहीं मिला। फिर भी उसका शरीर चमक रहा था ताकि आने वाले मूके से होने वाले नुकसान को बेहतर ढंग से झेल सके। हान सेन जानता था कि उस चमक में बहुत शक्ति है, लेकिन वह डरा नहीं। उसका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ था क्योंकि उस पर बर्फ और बिजली जम रही थी और उसके दाहिने हाथ में खंजर था।